हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की जो क्लास होगी वो क्लास 10th का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम व पोषण। आज की जो क्लास होगी वो क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम व पोषण के बारे में हम बताएंगे। इसमें हम बहुत कुछ बता दिए हैं। आज की जो क्लास होगी वो क्लास पोषण के बारे में होगा और पोषण से स्टार्ट होगा। पोषण क्या है, पोषण हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज की क्लास पोषण से। पोषण क्या होता है? देखिए, पोषण वो विधि होता है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। पोषण क्या होता है? पोषण वो विधि होता है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। तो चलिए लिखिए, पोषण क्या होता है। पोषण वो विधि होता है जिसमें जीव पोषण वो विधि होता है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, उनका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। पोषण क्या होता है? पोषण वो विधि होता है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। अब ये पोषक तत्व क्या होता है? देखिए, पोषक तत्व क्या होता है, तो पोषक तत्व के अंतर्गत आपको कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। पोषण तत्व के अंतर्गत कौन चीज आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, वसा आ जाता है, विटामिन आ जाता है, खनिज लवण आ जाता है, खनिज लवण आ जाता है और न्यूक्लिक अम्ल आ जाता है, न्यूक्लिक अम्ल आ जाता है। अभी हमने आपको बताया पोषण क्या होता है। पोषण वो विधि होता है जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। पोषक तत्व के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, वसा आ जाता है, विटामिन आ जाता है, खनिज लवण आ जाता है, न्यूक्लिक अम्ल आ जाता है। ये सब का अपना अपना एक अलग कार्य होता है। ये सब का क्या होता है? ये सब का अपना अपना एक अलग कार्य होता है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर में ऊर्जा को प्रदान करता है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये हमारे शरीर में ऊर्जा लाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ये हमारे शरीर में ऊर्जा लाता है। ये कार्बोहाइड्रेट किस चीज से प्राप्ति होता है? ये कार्बोहाइड्रेट चावल हो गया, आलू हो गया, भूमिगत सब्जी, चीनी, इस सब से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है और ये पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति करता है। देखिए, मनुष्य काम करना चाहता है हर वक्त, क्यों? क्योंकि उनके शरीर में पाया जाता है ऊर्जा। अब ये प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है? देखिए, ये प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर में वृद्धि और निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन का क्या कार्य होता है? प्रोटीन का कार्य होता है हमारे शरीर में वृद्धि एवं निर्माण में सहायक होता है। वृद्धि एवं निर्माण में सहायक होता है। वृद्धि एवं निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि और निर्माण में सहायक होता है, नए ऊतकों का निर्माण करता है। अगर आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन अगर ठीक से काम नहीं करता, अगर टूट गया, फूट गया, तो उसकी मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन को हम एंजाइम भी कहते हैं। प्रोटीन क्या करता है? एंजाइम का निर्माण करता है। प्रोटीन के कारण, प्रोटीन के कमी से हमारे शरीर में दो बीमारी हो जाता है। प्रोटीन के कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाता है? एक क्वाशियोर्कर बीमारी हो जाता है। प्रोटीन के कमी से हमारे शरीर में क्वाशियोर्कर बीमारी हो जाता है और दूसरा मरासमस की बीमारी हो जाता है। मरासमस की बीमारी हो जाता है। प्रोटीन हमारे ऊर्जा के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन हमारे लिए, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अच्छा होता है। प्रोटीन की कमी से ना हमारे शरीर में क्वाशियोर्कर बीमारी और मरासमस की बीमारी हो जाता है। ये क्वाशियोर्कर बीमारी जो होता है ना, बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है? बच्चों में बालों का रंग हल्का हो जाता है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और पेट बाहर की ओर निकल जाता है। जिस बच्चा को प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर बीमारी होता है, उस बच्चा का पेट बाहर की ओर निकल जाता है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है। प्रोटीन की कमी से एक और बीमारी होता है जिसे हम मरासमस कहते हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव हड्डियों पर पड़ता है।
क्या करता है, मरासमस की बीमारी जिस व्यक्ति को अगर हो जाता है प्रोटीन के कमी से, उसका मरासमस में क्या होता है, इसका सबसे अधिक प्रभाव हड्डी पर पड़ता है और उस व्यक्ति का शरीर क्या होता है, कंधों का हड्डी जो होता है ना, ये कंधों का हड्डी नीचे की ओर धस जाता है और सीना पिंजरा का आकार ले लेता है। इसलिए हमारे हमारे भोजन में प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। यही प्रोटीन किशोरा अवस्था के दौरान कम से कम हमारे शरीर में 100 ग्राम पर डे होना चाहिए, पर डे होना चाहिए। अगर ये किशोरा अवस्था के दौरान हमारे शरीर में अगर प्रोटीन की कमी होती है तो उस व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है और उसे होता है ना, पोषक तत्व की कमी में प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है तो किशोरा अवस्था के दौरान क्या होता है, उसके शरीर में प्रोटीन के बारे में आप समझे कि नहीं से, प्रोटीन के अगर कमी हो जाता है तो किशोरा अवस्था के दौरान वो बच्चा का विकास अवरुद्ध हो जाता है। चलिए अब हम समझते हैं वसा के बारे में। वसा क्या करता है, वसा ये हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति करता है, वसा भी हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति करता है। विटामिन, अब विटामिन और खनिज लवण, विटामिन और खनिज लवण का काम होता है उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करना, उपापचयी क्रियाएं को नियंत्रण करना। ये न्यूक्लिक अम्ल जानबे करते हैं, ये न्यूक्लिक अम्ल क्या करता है, ये न्यूक्लिक अम्ल होता है और हमारे शरीर में बहुत सारे अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब अम्ल भोजन को पचाने में सहायक होता है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए पोषक तत्व क्या होता है, पोषण क्या होता है, जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। पोषक तत्व के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, वसा आ जाता है, विटामिन आ जाता है, खनिज लवण आ जाता है, न्यूक्लिक अम्ल आ जाता है और जल आ जाता है। और क्या आ जाता है, जल आ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रत्येक दिन 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। कितना पानी पीना चाहिए, 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। इसके अलावा एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कम से कम 65% जल रहता है और अधिक से अधिक 85% जल रहता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 65 से 85% जल ही जल रहता है। तो पोषक तत्व के अंतर्गत इतना चीज होता है, इसलिए हमारे शरीर में पोषण अनिवार्य होता है। पोषण आगे चलकर 2 प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक स्वपोषण होता है, दूसरा परपोषण होता है, दूसरा परपोषण होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषण होता है, दूसरा परपोषण होता है। ये स्वपोषण जो होता है ना, ये हरे पौधे में होता है, हरे पेड़ पौधे में होता है, हरे पेड़ पौधा में होता है। पेड़ पौधा में जिस प्रकार का पोषण पाया जाता है उसे हम स्वपोषण कहते हैं। ये परपोषण जंतुओं में होता है, ये परपोषण जंतुओं में होता है। जंतुओं में जो पोषण पाया जाता है उसे हम परपोषण कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण के बारे में हम विस्तार से समझते हैं। तो ये चीज को हम मिटाते हैं, अगर आपको छापना है तो छाप लीजिए। अब हम समझेंगे स्वपोषण। स्वपोषण क्या होता है, स्वपोषण के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। स्वपोषण के अंतर्गत जितना भी पेड़ पौधा होता है ना, सभी के सभी स्वपोषण के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं स्वपोषण। स्वपोषण क्या होता है, स्वपोषण देखिए, स्वपोषण क्या होता है, इसमें जीव अपना भोजन किसी अन्य जीव पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, इसे हम स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण के अंतर्गत जितना भी जीव आते हैं, यह अपना भोजन किसी अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर ये खुद संश्लेषित कर लेते हैं। तो स्वपोषण क्या होता है, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर, अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, स्वयं संश्लेषित कर लेता है। स्वपोषण क्या होता है, ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जैसे जितना भी हरे पेड़ पौधे होता है ना, जितना भी हरे पेड़ पौधा होता ना,
जितना भी हरे पेड़ पौधा होता है सभी के सभी स्वपोषी होता है, सभी के सभी क्या होता है, स्वपोषी होता है, सभी के सभी क्या होता है, स्वपोषी होता है। और हरे पौधा में एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसी क्लोरोफिल या पर्णहरित की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधा हरा रंग का होता है। अगर आज से कोई पूछे पेड़ पौधा का हरा रंग होता है किस वर्णक के कारण, तो बोलिएगा पेड़ पौधा का हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण होता है। तो पेड़ पौधा में एक वर्णक पाया जाता है, पेड़ पौधा में एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, या इसी को हम पर्णहरित कहते हैं, जिसके कारण पौधा हरा होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण पौधा का रंग, जिसके कारण पौधा का रंग क्या होता है, हरा रंग का होता है, जिसके कारण पौधा का रंग हरा होता है, हरा होता है। इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा ना अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है। इसी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है। ये जरूरी नहीं है कि सभी हरे पेड़ पौधा ही स्वपोषी होता है, हर वो पौधा स्वपोषी होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाते हैं। अगर जिसके अंदर क्लोरोफिल या पर्णहरित नहीं पाया जाएंगे वो स्वपोषी नहीं होगा, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कहलाएगा। प्रकाश संश्लेषण वही करेगा जो जिसमें क्लोरोफिल या पर्णहरित की उपस्थिति होता है। तो स्वपोषण के बारे में आप समझ गए। अब इतना चीज आप समझ गए तो इसको मिटाते हैं और आगे और समझाते हैं। इसके अलावा ये भी समझ, जितने भी पेड़ पौधा होता है क्या होता है, सब स्वपोषी होता है। पेड़ पौधा क्या होता है, स्वपोषी होता है। पेड़ पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में करते हैं। इसके लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। कितने पदार्थ की आवश्यकता होती है, 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है, 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसको हम मिटाते हैं। देखिए पेड़ पौधा जो होता है ना, पौधा क्या होता है, पौधा स्वपोषी होता है। पौधा क्या होता है, स्वपोषी होता है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके लिए कितने पदार्थ की आवश्यकता होती है, 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। H2O यानी जल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा पर्णहरित, पर्णहरित या इसी को क्लोरोफिल कहते हैं। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। हमने आपको बताया स्वपोषी क्या होता है, सभी हरे पेड़ पौधा स्वपोषी होता है। पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की या पर्णहरित की मौजूदगी में। ठीक, पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश। ये चीज भी आए हैं कहीं न कहीं आपके क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में ये पूछने वाला सवाल है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसलिए ये चीज हमेशा याद रखिएगा, पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में। इसके लिए कितने पदार्थ की आवश्यकता होती है, इसके लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। कौन कौन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधा की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण हम किसको कहते हैं, जिसमें पौधा 4 पदार्थ का उपयोग करता है, जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, पर्णहरित का और सूर्य का प्रकाश का अगर पौधा उपयोग करता है तो इस प्रकार इस चीज को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है, पौधा क्या करता है, इसमें जल, पौधा इसमें क्या करता है, जल, पौधा इसमें क्या करता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में ये क्या करता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6O2 प्लस 6H2O बनाता है। यहाँ पर 6 लिखिए, यहाँ पर 12 लिखिए, संतुलन हो जाएगा। समीकरण संतुलन है। प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण होता है ये होता है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है, ये होता है। इसमें क्या होता है, पौधा जल, H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से क्लोरोफिल की मौजूदगी में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधा ग्लूकोज बनाता है। ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है,
H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ये 6O2 ये ऑक्सीजन होता है। ये 6H2O ये क्या होता है, जल होता है। ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण होता है। कई बार आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बताइए, तो ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। ये समीकरण संतुलन है। इधर 6 इधर 12 सब संतुलन है, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये हुआ आप स्वपोषण। स्वपोषण के अंतर्गत पेड़ पौधा किस प्रकार का पोषण किए, स्वपोषण के अंतर्गत पेड़ पौधा कैसे भोजन तैयार किए समझ गए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपना भोजन तैयार करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं परपोषण के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, परपोषण के बारे में समझेंगे। चलिए तब हम स्टार्ट करते हैं परपोषण के बारे में। परपोषण क्या होता है, किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, परपोषण के बारे में। परपोषण के बारे में स्टार्ट करेंगे। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, परपोषण के बारे में। परपोषण क्या होता है, देखिए परपोषण क्या होता है, इसमें जीव, परपोषण क्या होता है, इस प्रकार की प्रक्रिया में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों पर निर्भर रहता है, इसे हम परपोषण कहते हैं। परपोषण किसे कहते हैं, इसमें क्या करता है, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों पर निर्भर रहता है, अन्य स्रोतों पर निर्भर रहता है, स्वपोषण कहलाता है, नहीं परपोषण कहलाता है। परपोषण क्या होता है, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों पर निर्भर रहता है, उसे हम परपोषण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। ये परपोषण 3 प्रकार का होता है। परपोषण कितने प्रकार का होता है, परपोषण 3 प्रकार का होता है। परपोषण कितने प्रकार का होता है, परपोषण 3 प्रकार का होता है। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी परपोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषी। देखिए परपोषण क्या होता है, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों पर निर्भर रहता है, उसे हम परपोषण कहते हैं। जैसे अपने लोग अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल पाया जाता तभी हम अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पेड़ पौधा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है। लेकिन हम लोग परपोषण के अंतर्गत आते हैं, क्यों, क्योंकि हम अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करते, किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए हम परपोषण के अंतर्गत आते हैं। यह परपोषण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो आइए हम समझते हैं मृतजीवी पोषण क्या होते हैं। ये परपोषण कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। तीनों को हम विस्तार में समझते हैं। तो चलिए हम इसको मिटाकर हम लिखते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण के बारे में समझते हैं। मृतजीवी पोषण के बारे में समझते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, परपोषण 3 प्रकार का होता है, जिसमें हम मृतजीवी पोषण के बारे में समझते हैं। मृतजीवी पोषण क्या होता है, देखिए ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे। देखिए मृतजीवी परपोषण क्या होता है, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मृत जंतु पौधों के शरीर से या अपने शरीर की सतहों से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। इसमें जीव क्या करता है, अपना भोजन, इसमें जीव क्या करता है, इसमें जीव अपना भोजन मृत जंतु, इसमें जीव अपना भोजन, इसमें जीव क्या करता है, अपना भोजन मृत जंतुओं एवं पौधों के शरीर से अपना भोजन, पौधों के शरीर से अपना भोजन या अपने शरीर की सतहों से या अपने शरीर के सतहों से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में
अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं। मृतजीवी परपोषण क्या होता है? इसमें जीव अपना पोषण मृत जंतु एवं पौधों के शरीर से अपना भोजन या अपने शरीर की सतहों से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृतजीवी परपोषण कहते हैं। देखिए, ये मृतजीवी परपोषण अपने भोजन के लिए सड़ी गली चीजों पर भी आश्रित रहता है। यह मृतजीवी परपोषण क्या करता है? अपना भोजन के लिए सड़ी गली चीजों पर भी आश्रित है। अपना भोजन के लिए सड़ी गली चीजों पर भी आश्रित रहता है। यह मृतजीवी परपोषण क्या होता है? यह अपना भोजन के लिए सड़ी गली चीजों पर भी आश्रित रहता है। इसलिए इस मृतजीवी परपोषण को प्रकृति में काफी महत्व है। इसलिए इस मृतजीवी परपोषण को प्रकृति में काफी महत्वपूर्ण है, काफी डिमांड है। इसलिए इस मृतजीवी परपोषण को हम क्या कहते हैं? अपघटक भी कहते हैं। देखिए, मृतजीवी परपोषण क्या होता है? इसमें जीव अपना भोजन मृत जंतुओं या पौधों के शरीर से या अपने शरीर के घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, इसे मृतजीवी परपोषण कहते हैं। मृतजीवी परपोषण या तो अपने भोजन के लिए सड़ी गली चीजों पर भी आश्रित रहता है, इसलिए इसे प्रकृति में काफी महत्व है, इसलिए इसे अपघटक भी कहते हैं। अब यह अपघटक क्या होता है? यह अपघटक के बारे में हम पर्यावरण चैप्टर में विस्तार से पढ़ाएंगे। उसमें हम अपघटक के बारे में बताएंगे, उत्पादन के बारे में बताएंगे, उपभोक्ता के बारे में बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि मृतजीवी पोषण को हम अपघटक भी कहते हैं। तो मृतजीवी पोषण आपको समझ में आ गया। मृतजीवी पोषण के बारे में हमने विस्तार से भी समझाए। तो अब हम समझाते हैं परजीवी पोषण। परपोषण कितने प्रकार का होता है? परपोषण 3 प्रकार का होता है। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। जिसमें हम मृतजीवी पोषण के बारे में समझा दिया। अब हम आते हैं परजीवी पोषण के बारे में। परजीवी पोषण के बारे में आते हैं। परजीवी पोषण के बारे में अब हम समझते हैं। देखिए, परजीवी पोषण क्या होता है? परजीवी पोषण क्या होता है? देखिए, परजीवी पोषण क्या होता है? इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इस प्रकार के जीव को हम परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण क्या है? इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से करते हैं, तो उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। तो लिखना है कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर करता है, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण क्या है? इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे पौधा में अमरबेल का पौधा, जैसे पौधा में अमरबेल के पौधा के बारे में आप जानबे करते हैं। अमरबेल के पौधा के बारे में आप तो जानबे करते हैं। अमरबेल का पौधा दूसरे पौधे के ऊपर जकड़ का अपना पोषण तैयार करते हैं। जैसे जंतु में देख लीजिए, जंतुओं में आपको हो जाता है हिस्टोलिटिका। इसके अलावा गोल्ड कृमि, इसके अलावा आ जाता है मलेरिया
परजीवी। ये सब क्या होता है? परजीवी पोषण होता है। ये सब क्या होता है? परजीवी पोषण होता है। कौन कौन? हिस्टोलिटिका, गोल कृमि, मलेरिया, ये सब कैसा कैसा जीव होता है? परजीवी पोषण के अंतर्गत रहने वाले जीव रहता है। तो परजीवी पोषण के बारे में आप समझिए। परजीवी पोषण क्या है कि परजीवी पोषण में जितना भी जीव होता है वह अपना भोजन किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन तैयार करता है, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे पौधा में अमरबेल का पौधा हो गया, जंतु में हिस्टोलिटिका हो गया, गोल कृमि हो गया, मलेरिया परजीवी हो गया, और एगो अंट अमीबा भी हो जाता है। अंट अमीबा, ये सब परजीवी पोषण के अंतर्गत रहने वाले जीव हैं। तो चलिए हम समझते हैं अब प्राणी संपोषण जीव के बारे में। ये हम मिटाते हैं, प्राणी संपोषण जीव के बारे में समझते हैं। प्राणी संपोषण जीव क्या होता है? देखिए, प्राणी संपोषी जीव, प्राणी संपोषी क्या होता है? इसमें जितने भी जीव होता है ना, वह अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, प्राणी संपोषी क्या होता है? इसमें जितना भी जीव होता है ना, अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करते हैं, उसे हम प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य आ जाता है, मेढक आ जाता है, अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है। इसके अंतर्गत हम भी आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी आया, कहीं हो सकता है, पूछ सकता है बिहार बोर्ड में। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत मनुष्य भी आता है। प्राणी संपोषी क्या होता है? इसमें जीव अपना भोजन, अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करते हैं। जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करते हैं। जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा करते हैं, विधि द्वारा करते हैं। जैसे में आ जाता है मनुष्य, अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, और मेढक आ जाता है। प्राणी संपोषी क्या होता है? प्राणी संपोषी, इसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करते हैं, उसे हम प्राणी संपोषी कहते हैं। प्राणी संपोषी के अंतर्गत मनुष्य आ जाता है, अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, मेढक आ जाता है। इस सब में जो पोषण मिलता है वो प्राणी संपोषी के अंतर्गत रहने वाले जीव का होता है। प्राणी संपोषी के अंतर्गत कौन कौन से जीव आता है? मनुष्य आ जाता है, अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, मेढक आ जाता है। ये सब अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? ठोस या तरल के रूप में करते हैं। जबकि मृतजीवी पोषण के बारे में हमने बताया था कि मृतजीवी पोषण जो होता है ना, अपना भोजन जो होता है ना, अवशोषण के द्वारा करता है, अपना पोषण अवशोषण के द्वारा करते हैं। लेकिन पैरामीशियम के अंतर्गत जो भी जीव रहता है, यह अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करता है। तो अमीबा के बारे में समझते हैं, पैरामीशियम के बारे में समझते हैं। तो चलिए हम अब अमीबा के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। देखिए, अमीबा क्या होता है? अमीबा आप जानते हैं प्राणी संपोषी जीव होता है, जो जल में रहने वाले एक कोशिकीय और निश्चित आकार के जीव होता है। अमीबा क्या होता है? जल में रहने वाले एक कोशिकीय और निश्चित आकार का होता है। इसका आकार कूट-पाद के बढ़ने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। अमीबा अपना भोजन कूट-पाद के द्वारा ही बनाते हैं। अमीबा में जो भोजन ग्रहण जो होता है वो कूट-पाद के द्वारा ही होता है। अमीबा में मुख जैसे कोई विशेष अंग नहीं होता है। अमीबा में क्या होता है? मुख जैसा कोई विशेष अंग नहीं होता है। हम लोग के शरीर में क्या होता है? खाने के लिए मुंह होता है, मुंह से भोजन ग्रासनली में जाता है, ग्रासनली से भोजन अमाशय से भोजन छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाता है। लेकिन अमीबा में खाने के लिए मुख जैसा कोई अंग नहीं होता है। ये कूट-पाद के बढ़ने और बिगड़ने के कारण अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अमीबा क्या करता है? शरीर की किसी भी सतह से अपना भोजन ग्रहण करता है और अपशिष्ट पदार्थ भी शरीर की किसी भी सतह से निकाल देते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अमीबा में क्या होता? मुख जैसे कोई अंग नहीं होता, मुख जैसे कोई अंग नहीं होता है, कोई अंग नहीं होता। इसका आकार और निश्चित होता है, और
अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। पैरामीशियम क्या होता है? पैरामीशियम ये भी जल में रहने वाले एक कोशिकीय जीव होता है, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार निश्चित होता है। इसे भोजन का अंतर्ग्रहण करने के लिए एक खास अंग होता है जिसे हम कोशिका मुख कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका मुख कहते हैं। कोशिका मुख कहते हैं। इसका पैरामीशियम में एक सिलिया होता है। पैरामीशियम में क्या होता है? एक सिलिया होता है। पैरामीशियम में क्या होता है? पैरामीशियम में एक सिलिया होता है जो इसके प्रमुख अंग को ढक कर रखता है। पैरामीशियम में क्या होता है? सिलिया होता है जो इसके प्रमुख अंग को ढक कर रखते हैं। तो आप समझ गए प्राणी संपोषी जीव क्या होता है? जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करते हैं, उसे हम प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, मेढक हो गया। अमीबा जानबे करता है। अमीबा क्या होता है? और निश्चित आकार के प्राणी होता है। ये जल में रहने वाले एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए मुख जैसे कोई विशेष अंग नहीं होता है। ये अपने कूट पात के बढ़ने और बिगड़ने के कारण ही भोजन ग्रहण कर पाते हैं। और अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपात के द्वारा ही करते हैं। और इसके शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है ये शरीर की किसी भी सतह से निकाल सकता है। ये शरीर की किसी भी सतह से भोजन ग्रहण कर सकता है अमीबा। और पैरामीशियम क्या होता है? पैरामीशियम भी जल में रहने वाले एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसका आकार निश्चित होता है। इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक निश्चित अंग होता है जिसे हम कोशिका मुख कहते हैं। और इसमें पैरामीशियम में एक सिलिया होता है जो क्या करता है? इसके महत्वपूर्ण अंग को ढक कर रखता है। तो आई होप कि हमारी क्लास आप समझ गए होंगे। अगर हमारे क्लास आपको अच्छा लगा तो आपका ईमानदारी बनता है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस क्लास को शेयर कीजिए। आपके सर्कल में जितने भी भाई बंधु दोस्त यार हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी सोच आपकी सोच एक है। कहीं न कहीं समाज का हर बच्चा शिक्षित हो, ये हमारी सोच है और आपका सोच भी यही होना चाहिए। तो इसलिए हमारी वीडियो का आप शेयर कीजिए। अगर हमारे क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक छोड़ देते हैं। आगे की क्लास आगे बताएंगे।